और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। उदाहरण पूछता है क्या मुझे किस्मत ने जिता दिया है? उसका जवाब उसने दिया कि एथलीट 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। जाइए पूछो किस्मत ने जिता दिया है। एथलीट 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड के परफॉर्मेंस। जी जी जी। एक इंसान अपने 15 साल का प्लान कैसे करे? एक बच्चा या हिंदुस्तान में जो यूथ है वो अपने 15 साल का प्लान कैसे करे? उसका क्या प्लानिंग होना चाहिए? और दुख की बात यह है आज की तारीख में बहुत से लोग जो टेम्पल्स में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं रिलीजियस प्लेस में, वो आस्था की वजह से नहीं बल्कि डर की वजह से जाते हैं। ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा। तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ताश के पत्ते कैसे मिलते हैं इसका फैसला हम नहीं कर सकते, खेल कैसे खेलते हैं इसका फैसला हम जरूर कर सकते हैं। कि दुनिया के जितने सक्सेस लोग हैं, और आप भी कहते हैं कि आज के तारीख में सक्सेस होना बड़ा आसान है, जबकि लोग सोचते हैं कि आज सक्सेस होना बड़ा मुश्किल है। ये कैसे सर? अनपढ़ चोर होगा तो मालगाड़ी से माल चुरा के ले जाएगा, पढ़ा लिखा चोर होगा तो पूरी मालगाड़ी ले जाएगा। तो लोगों को खैरात बांटने में, वोट इकट्ठे करने में, इसलिए खैरात देते हैं। वो 1000 पार्टी दे रही है तो हम 2000 देंगे, 2000 दें 5 देंगे, 5 देंगे 8 देंगे। खाली देश को बेच रहे हैं। अपना पैसा तो है नहीं, टैक्स पेयर का पैसा है, अपने पैसे क्यों नहीं देते भाई? और सुनिए दूसरी बात, सबको सिखा रहे हैं यहां पर, अपने बच्चों को स्कूल कब कहां और कॉलेज कहां भेजते हैं? अमेरिका, इंग्लैंड। सब पॉलिटिशियन के बच्चे तो वहां पढ़ रहे हैं, उनको बोलो यहां पढ़ाओ ना, इसको गवर्नमेंट स्कूल में भेजो। कोई नहीं भेजेगा सर। प्राइम मिनिस्टर को मैं क्या आपके जरिए एक मेरा संदेश भी ले जाइएगा आप। वो ये है कि कोई भी संस्था या देश कभी स्किल डेवलपमेंट से नहीं उन्नति करता, हमेशा कैरेक्टर डेवलपमेंट से करता है। स्किल डेवलपमेंट से नहीं करेगा सर, कैरेक्टर डेवलपमेंट से, चरित्र निर्माण से देश का निर्माण होता है। फिर माइकल फेल्प्स मोटिवेट कैसे हो गया उनके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए? वो क्या कहानी है? देखिए ऐसा है, जिंदगी में आप देखेंगे कभी भी कोई रिकॉर्ड बना है वो तोड़ने के लिए ही बना है। हर रिकॉर्ड जो किसी ने बनाया है वो कोई ना कोई पीढ़ी आती है आगे तोड़ने के लिए आती है। अगर नहीं तोड़ेंगे तो हम वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। तो बात, अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो भैया भेजो शनि को पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट को मरवा दो। अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो भेजो शनि को लद्दाख, चाइना से लड़वा दो। कि विश्वास इंसान को ताकत देता है लेकिन अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है। इस वजह से बात कह रहा हूं। लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है, आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ें, दयानंद की जीवनी पढ़ें, गुरु नानक की जीवनी पढ़ें। उन्होंने कभी इन चीजों पर यकीन नहीं किया और बल्कि इनके खिलाफ उन्होंने हमेशा आवाज उठाई। खासतौर पे इंडिया में एक बहुत बड़ा जो डैमेज किया है हमारे देश को, वो हमारे मीडिया ने किया है। एक काला रुमाल लो, उसमें काली दाल डालो, काला काजल लगाओ, काले बाल वाला खोजो, 7 बारी खोपड़ी पे घुमाओ, फिर काला कुत्ता खोजो, काला बर्तन खोजो, बेटा काला काला खोजते रहो। मेरे साथ अभी एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें दुनिया बड़ी अदब से नाम लेना चाहती है। मेरे साथ शिव खेड़ा सर हैं। ये वो शख्स हैं जो इस देश के करोड़ों युवाओं को जीने का प्रेरणा दिया है, मेहनत करने के हौसला दिया है और अपना सपना बूनने का ताकत दिया है। आज हम सर के साथ हैं और सर से कई मुद्दों पे बात करेंगे। सर ने 28 साल पहले एक बुक लिखी थी, यू कैन विन, हिंदी में जीत आपकी। इस किताब ने सफलता की ऊंची पैमाने को छुआ है और लगभग 15 मिलियन लोगों ने उसको खरीदा है। और जब 15 मिलियन लोग खरीदते हैं तो उसको पढ़ते कितना है यह सोचा जा सकता है। हमारे जैसे लोग जो भारत नेपाल सीमा के एक छोटे शहर रक्सौल से आते हैं और 2010 में यू कैन विन को खरीदते हैं और अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए तैयार करते हैं। आज वह सपना कुछ इस तरह बड़ा हो गया है
कि हम सर के साथ बैठे हैं तो सर से जानना चाहते हैं कि सर, आप जो जीत की बात करते हैं, आप सक्सेस की बात करते हैं, तो इसका क्या पैमाना होगा सर? अजीत जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके पॉडकास्ट में आऊं मैं। बट जीत का पैमाना एक होता है, हर एक आदमी के लिए अलग होता है। किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए सेहत है, किसी के लिए परिवार है, किसी के लिए पावर है, किसी के लिए अंदरूनी एक तसल्ली शांति होती है। अलग 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 पैमाने होते हैं। इसी को देख के आदमी काम करता है सारी जिंदगी। बट हर एक आदमी की जिंदगी में एक सपना होता है, और कुछ लोग सपना हासिल कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। उदाहरण आपको देता हूं एक। माइकल फेल्प्स स्विमर था जिसने 8 गोल्ड मेडल जीते 2008 में बीजिंग में। बहुत लोगों को उसकी सफलता की कहानी मालूम है कि 8 गोल्ड मेडल जीते उसने, लेकिन कितने लोगों को मालूम है कि 2 साल पहले ओलंपिक से माइकल फेल्प्स का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, और डॉक्टर ने उसको बोला कि भैया तुम अब पानी में नहीं जा सकते, और अगर तुम्हारा हाथ ठीक हो भी जाए तो सवाल यह है कि क्या उसमें वही ताकत दोबारा से आ सकती है जो पहले थी। कहता है कि तुम ओलंपिक में कंपीट कर रहे हो, अपने पड़ोसी के बच्चों के साथ नहीं कंपीट कर रहे। सवाल यह क्या तुम कर पाओगे। तो माइकल फेल्प्स ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहता है कि सर, मैं अपना हाथ नहीं इस्तेमाल करूंगा, पांव इस्तेमाल करूंगा। और उसने कहा कि मैं जरूर प्रैक्टिस करता जाऊंगा। अब माइकल फेल्प्स 10 साल से इस इवेंट की तैयारी कर रहे थे, और तैयारी करने के बाद उन्होंने ओलंपिक्स में खेला और 8 गोल्ड मेडल जीते उन्होंने। और वहां पर प्रेस वाले भी कुछ थे, तो एक प्रेस वाले ने उनसे पूछा कि साहब, आप वो 8 गोल्ड मेडल जीत गए, आपको किस्मत ने जिता दिया है, बहुत भाग्यशाली दिन होगा आपका। तो जब माइकल फेल्प्स ने यह सुना कि आपको किस्मत ने जिता दिया है, तो उसको अच्छा नहीं लगा। तो बोले, इधर आओ, मैं बताता हूं आपको किस्मत ने क्या दिया है। कहता है कि पिछले 4 सालों में मैंने 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है, और अगर आपका गणित अच्छा है, इसका मतलब होता है 2,500 घंटे हर साल, और अच्छा है तो मतलब है 8 घंटे रोजाना बिना नागे के, बिना एतवार के। तो बोले कि तुम 8 घंटे रोज बैठ जाओ पानी के अंदर, अगले 4 साल के लिए तुम्हारा जिस्म सुकड़ जाएगा। पूछता है क्या मुझे किस्मत ने जिता दिया है? उसका जवाब उसने दिया कि एथलीट 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। जाइए पूछो किस्मत ने जिता दिया है। मैं ये आपसे बात क्यों कर रहा हूं? एक वजह है, क्योंकि खास तौर पे इंडिया में एक बहुत बड़ा जो डैमेज किया है हमारे देश को, वो हमारे मीडिया ने किया है। वो कैसे कि आप जब भी कोई मीडिया खोजते हैं, टीवी ऑन करते हैं, तो क्या देखते हैं? एक बाबा जी बैठे हैं, गुरु जी, स्वामी जी, बाबा जी तिलक लगा के, और पूछ रहे हैं जन्म तिथि बनाओ, हॉरोस्कोप, जन्म तिथि बनाओ, कहां से बोल रहे हो बनाओ, बताओ अपना पैदा कब हुए, कहां पे हुए, टाइम बताइए। तो कहता है गुरु जी मालूम नहीं। तो गुरु जी के पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो लैपटॉप में करेंगे टिक 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 करके बोलते हैं आपको, भैया दूसरा तीसरे के घर में बैठा है, तीसरा चौथे घर में बैठा है, चौथा पांचवें घर में बैठा है, समस्या होगी। अरे भाई, दूसरा तीसरे घर के बैठेगा तो समस्या तो होगी। फिर कहता है मंगलिक 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 मंगलिक, फिर कहता है शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया। अब वो दूसरा घबरा गया सर, कहता है साहब शनि को उतारने का उपाय क्या है? कहते उपाय ये है, एक काला रुमाल लो, उसमें काली दाल डालो, काला काजल लगाओ, काले बाल वाला खोजो, 7 बारी खोपड़ी पे घुमाओ, फिर काला कुत्ता खोजो, काला बर्तन खोजो, बेटा काला काला खोजते रहो, काला काला खोजते रहो। तो मैं अजीत जी आपसे ये खास
इस बात वजह से कह रहा हूं कि विश्वास इंसान को ताकत देता है, लेकिन अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है। इस वजह से बात कह रहा हूं। लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है, आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ें, दयानंद की जीवनी पढ़ें, गुरु नानक की जीवनी पढ़ें। उन्होंने कभी इन चीजों पर यकीन नहीं किया और बल्कि इनके खिलाफ उन्होंने हमेशा आवाज उठाई। आप देखें, गुरु नानक की जीवनी में पढ़ेंगे किस तरीके से उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ बात की। और आप देखें, सिख परिवारों में कोई मंगलिक नहीं होता, सिख परिवारों में शादी से पहले कोई पत्री नहीं मिलाते, सिख परिवारों में कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। हर सिख परिवार की शादी संडे को होती है। संडे को सूट नहीं करता, सैटरडे को कर देते हैं, सैटरडे को सूट नहीं करता, फ्राइडे को करते हैं। मैं आपसे क्यों एक बात कह रहा हूं, तो टाइम बचाना चाहते हैं। नहीं, इसलिए अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो भैया भेजो शनि को पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट को मरवा दो। अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो भेजो शनि को लद्दाख, चाइना से लड़वा दो। मेरा एक सवाल आपसे यह है कि शनि परमानेंटली इंडिया क्यों रहता है? अमेरिका नहीं जाता, न्यूजीलैंड नहीं जाता, इंग्लैंड नहीं जाता, यहीं बैठा है परमानेंटली। देखिए, मेरी कहने की वजह इसलिए है कि हम लोग बहुत बारी अपनी जिम्मेवारी खुद नहीं उठाना चाहते, बल्कि अपने स्टार्स को ब्लेम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेना चाहते, इसलिए स्टार्स को ब्लेम करते हैं। और दुख की बात यह है, आज की तारीख में बहुत से लोग जो टेम्पल्स में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं रिलीजियस प्लेस में, वो आस्था की वजह से नहीं बल्कि डर की वजह से जाते हैं। ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा। बताइए कि किस तरीके से हमने अपने आप को कमजोर बना लिया है। और एक आदमी को मैं मिला, और वो लोग नग पहनाते हैं ना, वो भी तो नग पहनाते हैं नक्षत्र को ठीक करने के लिए। मैंने एक आदमी को देखा कि साहब 10 उंगलियों में नग पहने हुए था। तो मैंने उसको पूछा कि भैया 10 नीचे भी पहना है क्या? सोचिए थोड़ा सा कि किस तरीके से हम अपनी जिम्मेवारी खुद नहीं उठाते, बल्कि ब्लेम करते हैं स्टार्स को, कहीं और को। और नकली ये बाबा जी, गुरु जी, स्वामी जी बैठे हुए हैं, इनके पांव पकड़ते हैं। इनका गला पकड़ना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। साहब ये कहां पे बैठे हैं ये लोग? We have to understand. सर, एक आपने कहा कि माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल जीता। मार्क स्मिथ 1972 में 7 गोल्ड मेडल जीता था। हाँ, तो मार्क स्पिट्स ने। फिर माइकल फेल्प्स मोटिवेट कैसे हो गया उनके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए? वो क्या कहानी है? देखिए, ऐसा है, जिंदगी में आप देखेंगे कभी भी कोई रिकॉर्ड बना है वो तोड़ने के लिए ही बना है। हर रिकॉर्ड जो किसी ने बनाया है वो कोई ना कोई पीढ़ी आती है, आगे तोड़ने के लिए आती है। अगर नहीं तोड़ेंगे तो हम वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। तो बात यह है, ये एक चैलेंज है इंसान की जिंदगी में। आदमी कहता है मैं यहां से आगे बढ़ूं। 1954 तक वो एक रॉबर्ट वेनिस्टर था, बेनिस्टर, तब तक था कि आप 4 मिनट के अंदर 1 मील दौड़ नहीं सकते। तब तक कोई नहीं दौड़ा। इसने कहा कि मैं तो दौड़ के दिखाऊंगा। तो 3 मिनट 59 सेकंड्स में इसने कंप्लीट किया। और जिस दिन इसने 4 मिनट का वो मेंटल बैरियर तोड़ दिया, उसके बाद 1 साल के अंदर 30 आदमी ने तोड़ दिया। 30 पीपल ब्रोक रिकॉर्ड। तो 30 आदमी अचानक कैसे आ गए? उन्होंने देखा कि ये तोड़ सकता तो हम क्यों नहीं तोड़ सकते। तो बात ये है, ऐसी जो कंपटीशन होता है, होड़ होती है, ये अच्छी होती है साहब। इसमें से आदमी को सीखने को मिलता है, यही से आदमी पनपता है, तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। तभी कहते हैं एक माँ बाप अपने बेटे को देखना चाहता है अपने से ऊपर चला जाए, हमारे से और आगे बढ़ जाए भाई। दैट इज व्हाट इट इज। सो व्हेन यू आर सेइंग कि मार्क स्पिट्स का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया, माइकल फेल्प्स बहुत अच्छा किया ऐसे। और क्या सोचते हो क्या माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड नहीं टूटेगा क्या? वो भी आगे भी टूटेगा। तो बात यह है, रिकॉर्ड बनते ही इसलिए हैं। अच्छा, एक और चीज आप हमेशा कहते हैं कि एथलीट 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड के परफॉर्मेंस। जी जी जी। एक इंसान
अपने 15 साल का प्लान कैसे करे? एक बच्चा या हिंदुस्तान में जो यूथ है वो अपने 15 साल का प्लान कैसे करे? उसका क्या प्लानिंग होना चाहिए? मैं तो सोचता हूं हम लोग के परिवारों में, बल्कि आपके परिवारों में भी बहुत से, पहले एक टाइम था जब लोग अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी प्लानिंग करते थे, आने वाले टाइम के लिए क्या क्या होगा, कैसे होगा। और आज भी प्लानिंग करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। सर, आपका सवाल एक थोड़ा सा एआई को तरफ झुकता है कि टेक्नोलॉजी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, तो कैसे प्लान करेंगे हम, इतनी दूर तक कैसे प्लान किया जाएगा। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा है सर, इट्स वेरी वेल रिसीव्ड, कि आज का टाइम है, बदलाव ही एक इस स्थायी चीज होगी, बदलाव को स्थायी बोलते हैं। द ओनली कांस्टेंट इज चेंज, दैट्स व्हाट इट इज। तो प्रोडक्ट्स जैसे लॉन्च होते हैं ऑब्सोलीट हो जाते हैं साहब। नॉलेज ऑब्सोलीट हो रही है 2-3 सालों में। आप देखिए इंजीनियरिंग, मेडिकल ग्रेजुएट्स बाय द टाइम 3rd-4th ईयर पे पहुंचते हैं, जो उन्होंने पहले साल सीखा ऑब्सोलीट हो गया साहब, एकदम खत्म हो गया। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा कि इस स्थिति में इधर वी आर इन डीप ट्रबल, जितना बदलाव हो रहा है, और देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु आर प्रिपेयर्ड, जो तैयार हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। तो अब सवाल ये है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर द अननोन। आने वाला टाइम तो मालूम नहीं, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे आप। तो मैंने लिखा है कि क्या जिंदगी में कुछ और भी ऐसी चीज हैं जो कांस्टेंट हैं, अगर हैं तो उनको मास्टर कर लो। आप उनको मास्टर कर लोगे तो यू आर प्रिपेयर्ड नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो मैंने ये लिखा है कि आने वाले टाइम में वही लोग सफल होंगे जो इन 3 चीजों को मास्टर कर लेंगे। क्या 3 चीजें हैं? 1, पीपल स्किल्स, व्यावहारिक समस्या, पीपल स्किल्स। 2, persuasion skills. 3, prioritizing skills, प्राथमिकताएं। People skills, persuasion skills, prioritizing skills. मैं people skills किस लिए बोल रहा हूं? आप देखें, सारी दुनिया में व्यापारिक समस्याएं नहीं है, व्यावहारिक समस्याएं हैं। और हम अपनी व्यावहारिक समस्याओं को अगर संभाल लें तो 90% हमारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप देखें सारी दुनिया में हमारे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, आप देखें, वी आर हायर्ड फॉर स्किल बट वी आर फायर्ड फॉर बिहेवियर। इसी हमारे को काम मिलता है हमारी काबिलियत के ऊपर, लेकिन वी आर फायर्ड फॉर आवर बिहेवियर। And not only as an employer-employee, but even as a vendor, as a supplier, we are fired for our behavior. लोग हमारे से काम बंद कर देते हैं हमारे व्यवहार की वजह से। और तीसरी चीज, आप देखें, जब इंसान काम शुरू करता है और यहां से शुरू करता है तो 90% उसका टाइम जाता है टेक्निकल स्किल्स में एंड 10% जाता है पीपल स्किल्स में। और जैसे जैसे इंसान ऊपर उठता है इट रिवर्सेस, 90% आता है पीपल स्किल्स और 10% टेक्निकल स्किल्स। आज आपका टाइम आई बेट 90% पीपल इश्यूज में जा रहा है, नॉट चेकिंग आउट द करिकुलम। 90%। दैट मीन्स, अब ध्यान से सुनिएगा जो प्लानिंग की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमेशा खरीद सकते हैं पैसे के साथ, हमेशा। आज एआई है और वो ये बदलती रहेगी साहब। ये आज एआई है, कल को बीआई आ जाएगा, फिर सीआई आ जाएगा, फिर डीआई आ जाएगा, फिर क्या करोगे? टेक्नोलॉजी एंड टेक्नीशियंस यू कैन ऑलवेज बाय विद मनी, पैसे से खरीद सकते हो। लेकिन दुनिया में सबसे अमीर इंसान को रिश्ते उसको बनाने पड़ते हैं। और खास तौर पे आज की जनरेशन के बारे में कहता हूं, आज की जो जनरेशन है ना, ये दे आर वेरी कंफर्टेबल विद द टेक्नोलॉजी और बहुत अच्छे हैं। आप इनको कंप्यूटर दे दीजिए, 4, 6, 8 घंटे बैठे रहेंगे उसके सामने, बहुत आराम से काम करते रहेंगे।
they are very comfortable with computers and technology. लेकिन सर विपरीत बात दूसरी देखिए, they are uncomfortable with people. आज की जनरेशन है, they are uncomfortable with people, and that एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है. This generation is the most unprepared generation in times to come. Most unprepared. और एक सर्वे निकला था 1000 कंपनियों के ऊपर, एंड 60%, ध्यान दीजिएगा, 60% of these companies, they fired Gen Z within first few months of hiring. 60% of companies जिन्होंने Gen Z को हायर किया है, they fired them within first few months of hiring. अब देखते होंगे आज की जनरेशन, सर बहुत से लोग काम नहीं करना चाहते, पैसे लेना चाहते हैं, एटीट्यूड नेगेटिव है, वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, सोचते हैं हमको सब कुछ मालूम है और समझ कुछ आती नहीं है. और बिसाइड्स कोई अगर चीज आपको उन्होंने कोई गलती की हो, अगर प्यार से भी आप उनको समझाइएगा तो दिल पे ठोस लगा के बैठ जाते हैं, रेजिग्नेशन लो, हमारा रेजिग्नेशन पकड़िए. यस सर, यह व्यवहारिक समस्या है आज, है ना. कहते हैं सब ये पकड़ो रेजिग्नेशन, तो मैं तो अब 2 मिनट में पकड़ लेता हूं, मैंने कहा और तुम क्या दोगे, तुम्हारे देने से पहले मैं आपको ही बोलूंगा बेटा आप बाहर चले जाओ. देयर इज नो पॉइंट, क्या कर रहे हो आप. सो अल्टीमेटली वी हैव टू लुक एट इज बिहेवियर. आप भी प्यार से भी समझाते हैं, तरीके से भी समझाते हैं, लेकिन कई बारी वो ऐसी चीज है, हर चीज को बुरा मान के बैठ जाते हैं. अब क्या करोगे आप. अच्छा सर, ये देश हमारा यूथ का देश कहा जाता है, सबसे ज़्यादा यूथ अभी इंडिया में है, लेकिन जो 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चे हैं, वो अपना गोल कैसे सेट करें, उनके लिए आपका क्या सलाह है. सर मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं. अजीत जी, क्या होता है कि मैं एक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहा था, तकरीबन 1000 लोग थे वहाँ पे, और मेरे से पहले एक नीति आयोग के सीनियर आदमी वो बोल रहे थे कि हमारी जीडीपी इतनी बढ़ रही है, 8% बढ़ रही है, ये बढ़ रही है. तो उसके बाद हमने 10 लाख करोड़ रुपया स्किल डेवलपमेंट में दे रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, और ये बस खूब अपनी बात कर रहे थे. खैर उनका भाषण खत्म हुआ, उसके बाद मेरा टाइम था मुझे बोलने का, तो खैर मैंने उनकी बात को एक्नॉलेज किया आउट ऑफ कर्टेसी कि जो कह रहे हैं ये जरूरी है, जीडीपी भी जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट भी जरूरी है. तब लेकिन मैंने उनको कहा कि साहब एक चीज ध्यान दीजिएगा, और क्योंकि नीति आयोग एडवाइस करता है प्राइम मिनिस्टर को, मैं क्या आपके जरिए एक मेरा संदेश भी ले जाइएगा आप. वो ये है कि कोई भी संस्था या देश कभी स्किल डेवलपमेंट से नहीं उन्नति करता, हमेशा कैरेक्टर डेवलपमेंट से करता है. स्किल डेवलपमेंट से नहीं करेगा सर, कैरेक्टर डेवलपमेंट से, चरित्र निर्माण से देश का निर्माण होता है. तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि क्योंकि देवर 1000 डॉक्टर्स, तो मैंने कहा कि एक बहुत स्किलफुल डॉक्टर होगा लेकिन कैरेक्टर नहीं होगा तो क्या करेगा, वो यूजलेस प्रोसीजर्स करेगा, यूजलेस सर्जरीज करेगा, और उसके लिए एक बीमार आदमी एक पेशेंट नहीं है बल्कि टारगेट है पैसा खींचने का. दूसरा, एक स्किलफुल वकील होगा लेकिन उसका कैरेक्टर मिसिंग होगा, नहीं होगा, तो जो काम 5 हेयरिंग में खत्म होता है 500 हेयरिंग लटकाएगा. और कोई स्किलफुल जज होगा, काबिल जज होगा, लेकिन चरित्र नहीं होगा उसका, वो फैसले देगा, इंसाफ नहीं देगा. और एक काबिल सिविल सर्वेंट होगा, आईएएस आईपीएस होगा, लेकिन चरित्र नहीं होगा, वो खुद गुंडा माफिया बन जाएगा. और एक स्किलफुल पॉलिटिशियन होगा लेकिन चरित्र नहीं होगा, वो अपनी मां को, देश को बेच देगा. और मैंने कहा साहब देख भी तो रहे हैं, बिक भी तो रहा है देश. फिर मैंने कहा उसको कि क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, अपने एपिक्स को
महाभारत, रामायण, भगवत गीता को रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग। तो मैंने कहा कि हमेशा रामायण में तो रावण का नाम आता ही है हमेशा। तो मैंने उसको बोला कि रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी था। क्या कमी थी? चरित्र की कमी थी। तो मैंने कहा कि आप सबको स्किलफुल डेवलपमेंट स्किल स्कूल सिखा रहे हो, चरित्र नहीं सिखा रहे, खाली रावण पाल रहे हो। और मैं इसको कंक्लूड ये करता हूं, स्किल तो दे रहे हो आप, उसको ज्ञानी बना रहे हो। इसका मतलब ये है कि मैंने एक बात कही थी, इट इज बेटर टू बी अनएजुकेटेड देन इल एजुकेटेड। अनपढ़ होना बेटर है बजाय गलत शिक्षा हासिल करने के। वही कहते हैं ना कि अनपढ़ चोर होगा तो मालगाड़ी से माल चुरा के ले जाएगा, पढ़ा लिखा चोर होगा तो पूरी मालगाड़ी ले जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि हम लोगों को चरित्र में निर्माण के बगैर देश कभी नहीं बनेगा। और खाली लोगों को खैरात बांटने में, वोट इकट्ठे करने में, इसलिए खैरात देते हैं। वो 1000 पार्टी दे रही है तो हम 2000 देंगे, 2000 दें 5 देंगे, 5 देंगे 8 देंगे। खाली देश को बेच रहे हैं। अपना पैसा तो है नहीं, टैक्स पेयर का पैसा है। अपने पैसे क्यों नहीं देते भाई? और सुनिए दूसरी बात, सबको सिखा रहे हैं यहां पर, अपने बच्चों को स्कूल कब कहां और कॉलेज कहां भेजते हैं? अमेरिका, इंग्लैंड। सब पॉलिटिशियन के बच्चे तो वहां पढ़ रहे हैं। उनको बोलो यहां पढ़ाओ ना, इसको गवर्नमेंट स्कूल में भेजो। कोई नहीं भेजेगा सर, कोई नहीं भेजेगा। बताइए कितना दोगलापन और बेईमानी है, सामने दिख नहीं रहा क्या? इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक नोटा की पिटीशन डाली है। आज की बात देखिए, क्या कमी है हम लोगों में? चरित्र की कमी है कहीं ना कहीं। और आपको बताऊं कि तकरीबन 50% ऑफ हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अब बताइए, क्रिमिनल अच्छे फैसले कभी ले सकता है, अच्छा कानून कभी बना सकता है? तो घटिया आदमी से आप अच्छे कानून कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो इसलिए मैंने फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन नोटा का, दैट नोटा को एक कानून बनाना चाहिए। आज की तारीख में क्या होता है कि अगर वो लोग वोट करने नहीं जाते तो कहते हैं आप अच्छे नागरिक नहीं हो, और जाते हैं तो भैया किसको दें? कोई सूटेबल है ही नहीं, किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई दूसरा है, कोई तीसरा है। तो क्या करते हो आप? या तो अपनी जात को वोट दे देते हो, या सबसे कमजोर जो क्रिमिनल है उसको जिता देते हो। अब देखिए अजीत जी, सबसे कमजोर क्रिमिनल को आपने जिता दिया, अब उसको ताकत मिल गई, अब वो सबसे बड़ा क्रिमिनल बन गया। सर मैं गलत बोल रहा हूं? यही कुछ हो रहा है साहब, अब वो सबसे बड़ा क्रिमिनल बन गया। सवाल ये है, क्या आप उसको जिताना चाहते थे? क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डेमोक्रेसी है? ये तो तमाशा है, ये कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं सर। तो हमने कहा है कि नोटा को एक कैंडिडेट के रूप में माना जाना चाहिए। इट शुड बी ट्रीटेड एज अ कैंडिडेट। और अगर नोटा जीत जाए, जो कि गुजरात में जीता था बाय द वे, अगर नोटा जीत जाता है तो उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो सब कैंडिडेट्स उस एक इलेक्शन के लिए और एक आने वाली इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई करके बाहर कर दो, आप डिस्क्वालीफाई करके बाहर फेंक दो। लेकिन एक चीज है सर, अभी लोग कैंडिडेट को भी वोट नहीं कर रहे हैं अपने देश में, पार्टी को कर रहे हैं। ये और दुख की बात है, ये और दुख की बात है। अच्छा, ये मैं आपको नोटा से क्या फायदा होगा? 2 फायदे होंगे। एक, ये अच्छे आदमियों के लिए आने का एक रास्ता खोल देगा, नंबर 1। और नंबर 2, पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर करेगा कि आप अच्छे कैंडिडेट डालो। क्यों? आज की तारीख में क्या होता है, पार्टी को मालूम है कि यह क्रिमिनल है, मालूम है उसको, और सारे जो वोटर्स हैं उनको भी मालूम है क्रिमिनल है, लेकिन उनके पास वो चॉइस नहीं है, तो उसी को जिता देते हैं। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी को मालूम होगा कि वोटर इसको नहीं जिताएगा, इसको बाहर फेंक देगा, क्योंकि नोटा के साथ जो ताकत है
वोटर के पास जनता के पास ताकत आ जाती है, इसको बाहर निकाल के फेंक सकता है, तो पॉलिटिकल पार्टी भी 10 बारी सोचेगा क्रिमिनल को उतारने के लिए। तो इससे फायदा होगा, अच्छे आदमी आएंगे तभी बदलाव आएगा, वरना साहब नहीं आएगा। अच्छा, एक और चीज सर, एक और सवाल है हमको उसी सेक्टर से, कि दुनिया के जितने सक्सेस लोग हैं, और आप भी कहते हैं कि आज के तारीख में सक्सेस होना बड़ा आसान है, जबकि लोग सोचते हैं कि आज सक्सेस होना बड़ा मुश्किल है, ये कैसे सर? एक आपको उदाहरण देता हूं मैं। खास तौर पे आज की जो जनरेशन है वो कहते हैं साहब कंपटीशन बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, फलाना है। एट द सेम टाइम बेरोजगारी तो है, लेकिन आप बहुत से व्यापारी लोगों को देखिए, बिजनेस वालों को, वो कहते हैं यार अच्छा आदमी काम करने को मिलता नहीं है। ये भी तो एक समस्या है, सर। क्योंकि लोग काम नहीं करना चाहते। फ्री फंड में उनको रेवड़ियां, जिसको कहते हैं आजकल खास में रेवड़ियां मिलती हैं, और कहते हैं खोस गर्व के साथ कहते हैं कि 80-85 करोड़ लोगों को हम रोज खाना खिला रहे हैं। ये गर्व की बात नहीं है, उनको भिखारी बना दिया और आज बोल रहे हो कि खाना खिला रहे हैं। पहले तो ये गलत बात है, सीधी गलत बात है साहब, ये कोई गर्व की बात नहीं है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि कंपटीशन नहीं है। मैंने एक ग्रुप को एड्रेस किया था कई साल पहले कि जितना सफल होना आज आसान है, इतना आज तक कभी भी नहीं हुआ। कभी इट इज सो इजी टू सक्सीड इन लाइफ टुडे, इट हैज नेवर बीन लाइक दिस बिफोर। क्यों? तो एक आदमी पूछता है कि साहब बताइए कि हमारा कंपटीशन कैसे नहीं है। तो मैंने उसको पूछा कि भैया एक बात बताओ, आप कितने लोगों को जानते हो जो सड़क पे चल रहे हैं अभी, जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार है? दोबारा से पूछता हूं, अगर ये कितने लोग, अजीत जी आप भी जानते हो सड़क पे चलते हुए, जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार है? आंसर इज नहीं, हार्डली एनी। बहुत बड़ा वर्ग है जितने पैसे मिलते हैं उतना भी काम नहीं करना चाहते, और दूसरा वर्ग है उतना ही काम करना चाहते हैं जिससे जान छूट जाए। एक बहुत छोटा वर्ग है जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार है। तो मैंने उसको पूछा कि भैया आप उस अगर छोटे वर्ग में आते हो, आप बताओ आपका कंपटीशन है कहां? आज आपको एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता, एक अच्छा अटर्नी नहीं मिलता, एक अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, कारपेंटर नहीं मिलता, अच्छा कुछ नहीं मिलता साहब। सवाल यह है, क्या आप जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार है? सब ये बात क्यों कह रहा हूं? आप देखें जिंदगी में जो सफल हुए हैं, जो लोग सफल हुए हैं और उसके बाद उन्होंने सफलता को कायम रखा है, और उसके बाद गुडविल बनाई है, अपनी गुडविल बनाई है। उन्होंने इस सिद्धांत से काम किया है कि मुझे जो मिलेगा उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को, मुझे जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने कस्टमर को, मुझे जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने समाज को। फिर वहां से क्या फैसला करके आप निकले सर? नहीं, उसके बाद मैं उस दिन वहां पर डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील का एक प्रोग्राम हो रहा उसी था, दिन? वो उसी के आसपास ही हो रहा था। तो मैं वो प्रोग्राम में चला गया साहब। वो मेरी जिंदगी में एक मोड़ था, और उनका प्रोग्राम सुन के मैं जब आया, बल्कि सुना क्या मैंने, उन्होंने हमको देखा, बोले लगते हो आप लोग तो बहुत शांत लगते हो, किसी को कोई समस्या नहीं है। तो पूछा किसी को समस्या है तो किसको नहीं है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील ने पूछा कि कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तब डॉक्टर पील बोले कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था, रास्ते में मैंने एक जगह देखी, वहां पे कुछ लोग थे, वहां पे उनको कोई समस्या नहीं थी। कितने लोग जानना चाहते हैं कौन सी जगह है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले यहां से 200 गज दूर एक शमशान घाट है, वहां पर लोग लेटे पड़े हैं, कंफर्टेबल, टोटली रिलैक्स, उनको कोई समस्या ही नहीं है। तो उन्होंने पूछा कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो किसने हाथ नहीं खड़ा किया, सबने हाथ जेब में डाल लिया। तब डॉक्टर पील बोले
याद रखिए, समस्या एक जीवन का प्रतीक है। जब तक जिंदा रहोगे समस्या रहेगी, और जब समस्या कम होने लगे, घंटी बज रही, बुलावा आ गया, तब घुटनों पर टेक के भगवान से बोलना, भरोसा छोड़ दिया, कुछ समस्या भेज दो भाई। तो डॉक्टर पील ने उस दिन एक प्रार्थना दी, जो कि मेरे हिसाब से एक जीवन का एक निचोड़ है। और प्रार्थना ऐसे जाती है, परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी सुबुद्धि दो कि मैं उसे बदल दूं ना, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं, क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। देखिए, इसको अगर प्रार्थना को एनालाइज करें, परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं। सवाल यह है अजीत जी, क्या हम हर चीज बदल सकते हैं? क्या हम चीज तोड़ मोड़ के घुमा के अपनी सहूलियत को ला सकते हैं? आंसर इज नो। बहुत सी चीजें हमारे इख्तियार के बाहर भी हैं। जैसे मैंने अपने माँ बाप को नहीं चुना, ना ही आपने चुना। मैं कहां पैदा हुआ मेरा फैसला नहीं था। मेरा हाइट और वेट और रंग क्या है मेरा फैसला नहीं था। कई लोग अपाहिज पैदा हो जाते हैं, क्या गलती की उन्होंने? कई बार अच्छे लोगों के साथ बुरे हादसे भी हो जाते हैं, क्या गलती की उन्होंने? इसका कई बार चीजों का जवाब नहीं है साहब। जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं, क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। और जब मैंने अपनी किताब लिखी, ये नई वाली यू कैन अचीव मोर, और एक और लिखी लिव आई यू अलाइव, इसी सोच को लेकर मैं 2 कदम आगे बढ़ गया। और मैंने लिखा है उसमें कि जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। लगता है इन दोनों बातों में टकराव है, लेकिन है नहीं। जिंदगी एक फैसला कैसे है अजीत जी? मैं अगर आपके साथ बदतमीजी का पेश आता हूं तो मैंने फैसला किया कि आप मेरे साथ बदतमीजी के साथ पेश आइए। मैं अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करता हूं तो मैंने फैसला किया आप मेरे साथ दुर्व्यवहार कीजिए। मैं अगर सिगरेट जलाता हूं तो फैसला किया कैंसर को बुलाने के लिए। मैं अगर दारू पी के गाड़ी चलाता हूं तो फैसला किया एक्सीडेंट को बुलाने के लिए। मैं अगर रोज एक्सरसाइज करता हूं तो मैंने फैसला किया अच्छी सेहत को बुलाने के लिए। और मैं अगर जरूरत से ज्यादा रोज खाना खाता हूं तो मैंने फैसला किया मोटापे को बुलाने के लिए। और अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मैंने फैसला किया अपनी विश्वसनीयता को खोने के लिए। मेरी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी साहब, मैं झूठ बोलूंगा। देखिए, जिंदगी एक फैसला है, और अब इसको मैं क्लोज करना चाहता हूं। हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं सर, उसके बाद हमारी आजादी खत्म हो जाती है। इसको क्लोज कर दूं। हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं उसके बाद फैसला हम पे काबू पा लेता है, हमारी आजादी खत्म हो जाती है। अब जिंदगी एक समझौता कैसे है? तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ताश के पत्ते कैसे मिलते हैं इसका फैसला हम नहीं कर सकते, खेल कैसे खेलते हैं इसका फैसला हम जरूर कर सकते हैं। तो अक्सर खास तौर पे प्रेस वाले हमारे से पूछते हैं कि सर, जो लोग सफल होते हैं क्या गलतियां नहीं करते, और जो लोग असफल होते हैं क्या अच्छे काम नहीं करते? तो इसका जवाब यह है कि जो लोग सफल होते हैं वो गलतियां जरूर करते हैं, लेकिन मैंने एक चीज सीखी है अजीत जी कि कभी कभार एक बार गलती करने से इंसान कभी असफल नहीं होता। अपनी गलती को दोहराते रहने के बाद ही इंसान असफल होता है। और सिमिलरली कभी कभार अच्छा काम करने से इंसान सफल नहीं होता।
अपनी अच्छाई को दोहराते रहने के बाद ही इंसान सफल होता है। सर यही बात है। एक आखिरी सवाल है। जी जी। आप राजनीतिक शुचिता, नैतिकता, ईमानदारी पे बहुत बोलते हैं, चाहते भी, होना भी चाहिए। आखिर क्या कारण है कि देश शिव खेड़ा जैसे लोगों को राजनीति में नहीं पसंद किया? नहीं, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि पसंद नहीं किया। मैं जब एक राजनीति में उतरा था बहुत साल पहले, 2008 में, हाँ, मेरे को बहुत सहयोग मिला साहब, बहुत सहयोग मिला, और पूरा देश मेरे पीछे आ गया था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो लेकिन मैंने उस टाइम रिजाइन किया 2 वजह से। एक, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तो मेरे अंदर 2 स्टेंट पड़े, और पिछले 2 साल में मेरा बाईपास भी हुआ है एक और दूसरा, फाइनेंशियली मैं अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया साहब। मैंने लोन लिया हुआ था, 10 करोड़ का लोन था। हमारी फैक्ट्री वैक्ट्री तो चलती नहीं है, मैं तो कंसल्टेंट हूँ, काम बंद कर दिया, आमदन बंद हो गई, और हमारे पास तो उतने तिजोरियां हैं नहीं। बट छोटी सी एक बात बताऊं, बहुत लोगों ने सहयोग दिया और पैसे भी देने को आ गए हमारे को। ये बहुत बारी लोग गलत बात कहते हैं कि साहब अच्छे आदमी को लोग आने नहीं देते। गलत है साहब। अगर अच्छे आदमी के अंदर आने की ताकत नहीं है तो आके भी क्या करेगा? इतिहास में देख लो, आज तक किसी ने किसी को आने दिया क्या? भैया आप अपनी ताकत से आगे आओगे, और अगर ताकत नहीं है तो आके भी क्या करोगे? तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि मैं बल्कि कई बार बहुत गिल्टी फील करता हूं कि मेरे को इतना सहयोग मिला, और अगर मैं थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेता तो मेरा ख्याल है वो समय जो बुरा था निकल जाता। बट समहाउ मेरी गलती है या मेरी कमजोरी है या कहीं पर भी कुछ है, मैं उस टाइम रिजाइन करके बाहर आ गया। ये मेरी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। तो उसके लिए मैं खुद अपने आप को कहता हूं कि मैंने गलती। अभी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा सर? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि बाकी मैं तो अच्छे लोगों को सहयोग देता हूं, इलेक्शन कैंपेन में जाता हूं, बल्कि हेल्प करता हूं, तो मैंने किया हुआ है। तो धन्यवाद सर का। सर मेरे साथ शिव खेड़ा सर थे। लोग कहते हैं कि लोग सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं हैं, और भाषण देना आसान है, लेकिन सर के चरित्र में यह है कि डाउन टू अर्थ, इतने नीचे से आए, कार धोने का काम किया, LIC का काम किया, वैक्यूम क्लीनर बेचने का काम किया, और आज पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में अपने लिए जगह बनाया, और लगभग 2 दर्जन से अधिक देश के लोग सर को सुन चुके हैं, जहां भी सेमिनार में जा चुके हैं, और इनका बुक 21 भाषा में छप चुका है। तो सर के साथ इस पॉडकास्ट के बाद सर को बहुत प्रणाम। आप मेरे रोल मॉडल हैं, आदर्श हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।